हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। आज का क्लास है दोस्तों साइंस, जो ग्रुप डी में बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे सवालों को मैं लेके आया हूं। और चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कर रहा, अगर झरने से पानी गिरता है, चलिए मान लीजिए एक झरना है, झरने से पानी गिर रहा है, ठीक है, और नीचे क्या है, पत्थर है बहुत सारे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, बोला कि झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले, पत्थर में टकराने से पहले इसमें कौन सी ऊर्जा होगी। तो आप देखिएगा पानी गिर रहा है तो पानी जब गिरा तो इसमें क्या गति है, अब गति है तो इसमें क्या हो जाएगी दोस्तों, गतिज ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, पानी में गति है, गति की वजह से इसमें क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद यही तो क्वेश्चन पूछा है कि पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो टकराने से पहले कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके बाद के सवाल में, जो कि पूछा जाएगा कि टकराने के बाद उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर पर गिरने के बाद उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर पर गिरने के बाद उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए झरना है, मान लीजिए झरना गिर रहा है और पत्थर पर, ये पत्थर है, तो अब झरना जब गिरेगा तो क्या होगा, झरना में पहले पानी होगा, पानी में क्या होगा, गति होगा। अब पानी में गति होगा तो गति से क्या होगा, गतिज ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है दोस्तों, पानी में गति है तो गति से गतिज ऊर्जा में बदलेगा। और ऊर्जा में जब पत्थर से टकराएगा तो क्या होगा, टकराएगा तो उसमें गर्मी पैदा, उष्मा पैदा होगा। जब कोई चीज़ पत्थर जब टकराएगा, बार बार टकराएगा तो रगड़ होगा मैंने घर्षण होगा, घर्षण से क्या होगा, उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट होगा ना। अच्छा कोई चीज़ गिर रहा, देखिए पानी गिर रहा पत्थर पे, टकराने से क्या होगा, उसमें घर्षण ऊर्जा होगा, घर्षण के बाद क्या होगा, उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले उसमें क्या होगा, गति जाएगी, गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले पानी में पहले गति है, गति से गतिज ऊर्जा में, और गतिज ऊर्जा को जब पानी में टकराएगा, पत्थर पर टकराएगा, तो पत्थर पर टकराने के बाद उसमें घर्षण ऊर्जा होगा, घर्षण ऊर्जा के बाद क्या होगा, उसमें उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट है, क्योंकि घर्षण होगा तो गर्मी होगी, और गर्मी होगी तो उसमें क्या होगा, उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। आंसर क्या होगा, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में। मतलब पानी गिरेगा पत्थर पर टकराएगा, और पत्थर पर टकराने के बाद उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाती है, घर्षण होगा। अब पत्थर से टकराएगा तो घर्षण होगा, घर्षण के बाद क्या होगा, उसमें उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्या बोल रहा है कि स्टील को जंगरोधी बनाता है कार्बन, सोडियम, लोहा, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत झोल है, चला क्या है ना कि इतना आसान नहीं है इसको। कभी लड़के लोग क्या करते हैं, कार्बन मार देते हैं, कभी क्रोमियम मार देते हैं, कभी पता नहीं चलता क्या मार दें। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते कैसे। सबसे पहले क्या बोला है कि स्टील को जंगरोधी बनाता है, तो हम आप नोट्स में लिख लीजिएगा, कॉपी किताब निकाल करके, कि स्टील को जंगरोधी बनाता है कौन, क्रोमियम। ठीक है दोस्तों, स्टील को जंगरोधी बनाता कौन, क्रोमियम। और स्टील को कठोर बनाता कार्बन। ठीक है दोस्तों, स्टील को कठोर कौन बनाता है, कार्बन बनाता है। स्टील को जंगरोधी कौन बनाता है, क्रोमियम। अगर कठोर होगा तो जंगरोधी होगा, और जंगरोधी होगा तो कठोर होगा। तो अब आंसर क्या मारे, क्रोमियम मारे कि कार्बन मारे, यही प्रॉब्लम इसमें कि यहाँ पर क्रोमियम मारे आंसर कि कार्बन मारे। तो सबसे पहले इसको समझते कैसे, कि कैसे इसको समझेंगे। मान लीजिए कि दो बाप बेटा है ना, तो बाप टेक्नीशियन है और बेटा भी नया नया टेक्नीशियन बना है। तो बाप जो बहुत पुराना प्रेस है, 30 साल का एक्सपीरियंस होल्डर है, और नया नया लड़का जो टेक्नीशियन बना वो साल 2 साल का है। तो मान लीजिए कोई आदमी अगर आएगा टेक्नीशियन वाला, बोले कि हमको टेक्नीशियन की ज़रूरत है, तो क्या किसको लेके जाएगा वो,
बाप को लेके जाएगा, बेटा को तो लेके जाएगा नहीं, क्योंकि बाप एक्सपीरियंस वाला। तो क्या बोले यार बुढ़वा को ले चल, एक्सपीरियंस वाला है, ये नयका अभी तो सीख ही रहा है ना। तो इसका मतलब क्या, बाप रहेगा तो बाप को लेके जाएगा। अगर बाप मान ले घर पे नहीं है तो क्या करेगा, बेटे को लेके जाएगा, चल यार तू ही चल लेके चल, तो बेटे को लेके जाएगा ना, बाप को तो लेके जाएगा नहीं। तब यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन में देखिए, स्टील को जंगरोधी बनाता है कौन, क्रोमियम। अगर क्रोमियम ऑप्शन में नहीं है तब वो कार्बन को मारना है आंसर, ठीक है। बाप रहेगा तो बाप का आंसर मारेंगे, बेटा अगर बाप नहीं है तब हम लोग कार्बन के आंसर मारेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, कार्बन है, सोडियम है, लोहा है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर क्या होगा, क्रोमियम तो है नहीं, तो किसका आंसर मारेंगे, कार्बन को। तब मेरा यहाँ कार्बन सही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में रहता कि स्टील को जंगरोधी बनाता है क्रोमियम, कार्बन और कुछ रहता, तो हम लोग किसको आंसर मारेंगे, क्रोमियम को मारेंगे, कार्बन के आंसर नहीं मारेंगे, क्योंकि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस वाला है, इसीलिए हम लोग उनको पहले मारेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी के साथ सेम क्वेश्चन और एक लेके आते हैं। चलिए, स्टील को जंगरोधी बनाता, ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या, कार्बन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम और नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी आपको जस्ट बताया क्या, स्टील को जंगरोधी कौन बनाता है, तो क्रोमियम बनाता है। कठोर कौन बनाता है, तो कार्बन बनाता है। तो देखिए यहाँ क्रोमियम भी दिया हुआ है, कार्बन भी दिया हुआ है, तो यहाँ कार्बन आंसर नहीं होगा, क्यों कि क्या आंसर होगा मेरा, क्रोमियम, क्योंकि ये बाप है, ठीक है। सिंपल सा दो नोट्स लिख लीजिएगा, क्या कि स्टील को जंगरोधी कौन बनाएगा, तो क्रोमियम बनाएगा, क्रोमियम। और स्टील को कठोर कौन बनाएगा, तो कार्बन बनाएगा, कार्बन, ठीक है। तो स्टील को जंगरोधी कौन बनाता है, क्रोमियम। अगर क्रोमियम ऑप्शन है तो क्रोमियम ही मारेंगे, अगर क्रोमियम नहीं है तब जाकर के हम कार्बन को मारेंगे। मतलब क्रोमियम मेरा फर्स्ट आंसर होगा और कार्बन मेरा सेकेंड आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बोला कोई पिंड 1 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। क्या बोल रहा, कोई पिंड 1 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तथा 36 सेंटीमीटर उछलता है, तो प्रत्यास्था गुणांक का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्या इसका आंसर होगा, कैसे बनाते हैं ऐसे सवालों को। तो अब देखिए, मान लीजिए कोई बॉल है, बॉल अगर ऐसे से गिरेगा, अगर ये ज़मीन पे गिरेगा तो क्या गिरने के बाद तो फिर उछलेगा ही। उछल रहा कितना, 36 सेंटीमीटर, 1 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है, तो प्रत्यास्थ गुणांक का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो प्रत्यास्थ गुणांक का मान निकालना बहुत ही आसान है। इसको आप अपने तरीक़े से फार्मूला लिख सकते हैं, लेकिन इसको मैंने जो आपको इसको फार्मूला आपको मैंने बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है। बस क्या है, इसके जुगाड़ लगाना पड़ता चला, ठीक है। तो जुगाड़ क्या मैं आपको बताता हूँ। क्या लिखा है, प्रत्यास्था, ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक निकालें कैसे, ठीक है। देखिए प्रत्यास्था गुणांक निकालने का फॉर्मूला लिखिएगा, रूट के अंदर में क्या, छोटका बटा बड़का, याद भी रहेगा, छोटका बटा बड़का। रूट के अंदर में क्या करिएगा, छोटका बटा बड़का, याद रख लीजिएगा। अब छोटका कितना है दोस्तों, देखिए ये क्या 36 सेंटीमीटर है, ये 1 मीटर है, 1 मीटर है, मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए तो क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। अब आराम से आप चेक कर सकते हैं कौन छोटका है, 36 छोटा है कि 100 छोटा है। तो 36 छोटा है तो 36 लिख दीजिएगा बटा, उसके बाद छोटका बटा बड़का मेरा कितना 100 सेंटीमीटर है, और रूट के अंदर में। अब देखिए 36 है तो कितना बाहर निकलेगा, 6 बाहर निकलेगा, 100 है तो कितना बाहर निकलेगा, 10 बाहर निकलेगा, नीचे 10 है तो 1 अंक बाद दशमलव, कितना गया 0.6, ऑप्शन डी, ठीक है। तो प्रत्यास्था गुणांक निकालने का फॉर्मूला क्या है, रूट में छोटका बटा बड़का, 2-4 बार बोलिएगा दोस्तों, आपको याद हो जाएगा। याद रखिए, जब भी पूछा प्रत्यास्था गुणांक का मान क्या होगा, मतलब प्रत्यास्था गुणांक का मान होता है रूट के अंदर में छोटका बटा बड़का, ठीक है। बस साइंस जुगाड़ है दोस्तों, बस जितना जल्दी आप दिमाग से जुगाड़ लगा लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संवातक किसे कहते हैं, वेंटिलेटर को कहते हैं, ठीक है। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं
क्योंकि ठीक है, वेंटिलेटर मतलब कमरे की छत के ऊपर जो हम लोग छेदा छेदा करके बड़ा करके बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेंटिलेटर, उसी को हिंदी में बोलते हैं संवातक। ठीक है, अब इसका ऑप्शन क्या बोल रहा है कि सांस से छोड़ी गई गर्म हवा उठती है और बाहर चली जाती है। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन मिलता है, उनसे कमरे में कुछ रोशनी मिलती है, निचले भाग में वे शोभा नहीं देती। एक ऑप्शन है दोस्तों। देखिए, कमरे में जो वेंटिलेटर होता है उसका काम क्या होता है कि इसलिए छत के ऊपर लगाते हैं उसको, है ना, छत के ऊपर इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो कमरे की गर्म हवा जो है ऊपर उठती है, क्योंकि उसका घनत्व तो कम हो जाता है, और कम हो जाने के बाद हवा क्या होता है, गर्म हो जाती है, तो घनत्व तो कम होता है, तो धीरे धीरे ऊपर उठता है, और ऊपर उठता है तो क्या होता है, वो जो छेदा होता है उससे वेंटिलेशन से वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो बाहर निकल जाती है। अब आप क्या सोचोगे कि सांस से छोड़ी गई गर्म हवा उठती है और बाहर चली जाती है, बहुत से लड़कों इसको आंसर मार देगा, जबकि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वेंटिलेटर का काम क्या है कि गर्म हवा बाहर जाती है और ठंडी हवा वापस आती है, गर्म हवा जाती है और ठंडी हवा वापस आती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, गर्म हवा जाती है और ठंडी हवा वापस आती है, इसलिए ज़मीन के नीचे हम लोग इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि गर्म हवा क्या गर्म होकर ऊपर उठती है, और जब नीचे बना देंगे तो गर्म हवा निकलेगा कैसे। इसीलिए क्या होता है कि वेंटिलेशन ऊपर बनाया जाता है कि गर्म हवा जो है जो गर्म होकर के जब से घनत्व तो कम हो जाता है तो वो ऊपर की उड़ती है और आराम से निकल जाती है और ठंडी हवा वापस आ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है बी नंबर में, क्या उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन, क्रॉस गर्म हवा जाती है ठंडी हवा वापस आती है, गर्म हवा जाती है ठंडी हवा वापस आती है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्रॉस हो रहा मतलब गर्म हवा निकल रहा ठंडा हवा वापस आ रही, गर्म हवा निकल रहा ठंडा वापस आ रही, इसलिए क्रॉस बोला जाता है दोस्तों, इसलिए आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, और निचले भाग में शोभा नहीं देती, ये बात ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा। परफेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन मिलता है, इसीलिए छत के ऊपर हम लोग लगाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र H2SO4 है तथा भास्मिकता 2 है तो अम्ल का तुल्यांकिक भार क्या होगा। तुल्यांकिक भार में 6, 7, 8 फॉर्मूले आते हैं, उसको आप लोग कैसे याद रखिएगा आपको बता देते हैं। जैसे क्या है, हम लोग पहले लिखते हैं H2SO4। ठीक है दोस्तों, इसका तुल्यांकिक भार क्या होगा, ये भी आता है, और उसके बाद आता है आपको CO3 डबल माइनस का तुल्यांकिक भार, ये भी पूछ सकता है। उसके बाद आता है आपको NaOH, ठीक है, का तुल्यांकिक भार। अच्छा, उसके बाद आता है आपको C हो गया, उसके बाद आता है आपको एल्यूमिनियम LuOH3, ठीक है। उसके बाद आता है आपको मैग्नीशियम का, ये पूछ देता है मैग्नीशियम, ये इस तरह से पूछ देगा कि हाइड्रोजन H2SO4 का तुल्यांकिक भार क्या होगा। CO3 डबल माइनस है, आयन का तुल्यांकिक भार कितना होगा, NaOH का तुल्यांकिक भार कितना होगा, एल्युमिनियम का OH3 का तुल्यांकिक भार क्या होगा। ठीक है, अच्छा मैग्नीशियम का आयन प्लस में है, तुल्यांकिक भार कितना होगा, ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछ देता है। तो हमको बस याद रखना कि हमको अणु सूत्र, अणु भार तुल्यांकिक भार निकालने का सूत्र होता है दोस्तों, लिख लीजिएगा आप लोग। तुल्यांकिक भार निकालने का सूत्र होता है आपको अणु भार बटा, अब देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना 2 है ना, तो हम लोग अगर इसका पूछेगा तो हाइड्रोजन कितना 2 है तो 2 से भागा कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ आयन कितने हैं, 2 है ना, अगर CO3 का तुल्यांकिक भार पूछेगा तो आयन कितने 2 है तो 2 से भागा कर दीजिएगा अणु भार निकाल करके। अच्छा NaOH है तो इसमें OH कितने हैं जी, OH एगो है ना, 1 से भागा दे दीजिएगा। इसमें OH कितने 3 है तो 3 से भागा दे दीजिएगा। यहाँ मैग्नीशियम कितना 2 को प्लस है तो 2 से भागा दे दीजिएगा, किसमें, इसमें। सिर्फ बाकी बात अणु भार आपको निकाल लेना है। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब इसको हम लोग बनाते कैसे, देखिए H2SO4 का हम लोग अणु भार निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन के 1 नंबर पे आता है, 1 को 2 से गुना करेंगे, प्लस हाइड्रोजन सल्फर जो 16 नंबर पे आता है, 16 दूनी के 32,
ऑक्सीजन 8 में आता है, 8 दूनी 16, 16 चौके 64, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 98। तो हम लोग तुल्यांकिक भार का मतलब क्या होता है, अणु भार भागा कितने से दे रहे, इसमें हाइड्रोजन कितने 2 है तो आराम से 2 से भागा, अणु भार कितना निकाले 98, 98/2, काटेंगे कितना आएगा 49। ठीक है, 49 आंसर होगा ऑप्शन बी। अब बोलिएगा सर अणु भार कैसे निकालें, अणु भार निकालने का मैं बाद में आप लोगों को सिखा दूंगा कि अणु भार निकालते कैसे, ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों, तो मैं जरूर सिखाऊंगा, प्रॉमिस, ठीक है। अब क्या किए, तुल्यांकिक भार का फॉर्मूला क्या था, अणु भार बटा 2, 2 क्यों लगाए, क्योंकि हाइड्रोजन है कितना 2 है, अगर हाइड्रोजन 3 रहता तो 3 से भागा देते, 4 रहता तो 4 से भागा देते, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देते। अगर मान लेते किसी और चीज़ का पूछेगा तो अगर आयन जितने आयन रहेंगे उतने से भागा देंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सिलिका जेल क्या है, ठीक है। सिलिका जेल क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताते हैं सिलिका जेल है ना ट्रांसफार्मर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ट्रांसफार्मर में। और ट्रांसफार्मर में कहाँ, तो विदर में, ठीक है। सिलिका जेल कहाँ पाया था, ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में कहाँ, तो विदर में। और यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विदर का काम क्या है, विदर का काम क्या है, तो विदर का काम है सांस लेना, ठीक है। विदर का काम क्या है, सांस लेना। ट्रांसफार्मर के अंदर विदर का काम क्या होता है, सांस लेना। और जब वो सांस लेता है तो सिलिका जेल कहाँ पाया जाता है, विदर में ही पाया जाता है। और वो क्या करता है, जो सांस लिया जाता है उसको क्या होता है, नमी को सोख लेता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सिलिका जेल कहाँ पाया जाता है, तो ट्रांसफार्मर में कहाँ, तो ट्रांसफार्मर के विदर में पाया जाता है सिलिका जेल, जिसका विदर का काम क्या है, सांस लेना। और वो सांस के से जो नमी आती है उस नमी को सिलिका जेल जो है सोख लेता है। और सोखने के बाद क्या वो उस नमी को ट्रांसफार्मर में नहीं जाने देता है। अगर नमी जो है ट्रांसफार्मर में चल जाएगा तो ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा, जिसके कारण नमी को सूखने का काम कौन करता है, सिलिका जेल करता है। सिलिका जेल कहाँ पाया जाता है, विदर में। और विदर का काम क्या है दोस्तों, सांस लेना, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो सिलिका जेल का काम क्या है, नमी को सूखना, माने सूखने वाला पदार्थ, ठीक है। सिलिका जेल का काम क्या है, नमी को सोखना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गर्भाशय में भ्रूण का पोषण प्रदान करने वाला उत्तक है, क्या है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक कौन सा है, तो देखिए ओविडक्ट, फैलोपियन, प्लेसेंटा, योनि। तो आपको मैं बता दूं कि फैलोपियन का ही दूसरा नाम ओविडक्ट है दोस्तों, ठीक है। फैलोपियन का ही दूसरा नाम क्या, ओविडक्ट। अच्छा, पोषण प्रदान कौन करता है, तो प्लेसेंटा करता है। प्लेसेंटा क्या, देखिएगा जब कोई जैसे गाय भैंस बच्चा देती है तो नाभि से सटा हुआ जो रहता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। उसी से बच्चों को पोषण पदार्थ मिलता है, ठीक है। तो अब बाकी यूनिट तो आप समझ ही रहे होंगे। फैलोपियन का दूसरा नाम ओविडक्ट है। तो यहाँ पर बोल भी रहा कि गर्भाशय में भ्रूण का पोषण प्रदान करने वाला कौन सा उत्तक है, तो प्लेसेंटा है, क्योंकि प्लेसेंटा से बच्चे को भोजन प्राप्त होता है या पोषक तत्व प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रासायनिक बंधन बनने पर क्या होता है। क्वेश्चन है दोस्तों कि रासायनिक बंधन बनने पर क्या होता है। ऑप्शन ए में बोल रहा ऊर्जा सदैव अवशोषित होती है, ऊर्जा सदैव बाहर होती है, ऊर्जा सदैव स्थिर रहता है, नॉन ऑफ दिस। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, क्या समझे, रासायनिक बंधन बनने पर क्या होगा। रासायनिक बंधन का मतलब आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कोई शादी का एक दो जोड़ा है, तो जब शादी होती है तो उसमें क्या होगा, अब सोचो, अब दो पति पत्नी के बीच में जब बंधन होगा, बंधन का मतलब शादीशुदा हुआ। अब शादीशुदा होगा तो क्या होगा, हमेशा ऊर्जा क्या होगी, बाहर होगी। क्या होगी, खुशी बाहर होगी, भावनाएं बाहर होंगी। आप तो समझ ही रहे होंगे। तो जब दो बंधन बनता है तो क्या होता है, ऊर्जा जो है होती है बाहर निकलती है, ठीक है। ऊर्जा क्या होगी, बाहर निकलेगी, क्योंकि वो अंदर कुछ भी नहीं आएगा, जो भी आएगा सब बाहर निकलेगा। जैसे भावनाएं, खुशी, है ना, जितनी भी होगी सब क्या होगी, बाहर होगी, क्योंकि दो बंधन बनते हैं तो क्या होगा, ऊर्जा बाहर होगी। समझ रहे होंगे। तो चलिए, तो रासायनिक बंधन बनने पर क्या होता है, तो ऊर्जा सदैव बाहर होती है। याद रखिएगा, ऊर्जा सदैव बाहर होती है, क्योंकि बंधन बन रहा। अब बंधन बनने पर क्या होगा, जितने भी ऊर्जा होगी सब बाहर निकलेंगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, परफेक्ट बी।
ठीक है। कभी ऊर्जा सदैव अवशोषित नहीं होगी और ऊर्जा सदैव स्थिर रहेगी, ऐसा नहीं होता है। नॉन ऑफ दिस में से कोई नहीं, आंसर होगा परफेक्ट बी, ऊर्जा सदैव बाहर होती है। आप शादी का जोड़ा एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जब भी दो बंधन आएंगे तो ऊर्जा या कोई भी चीज़ बाहर ही निकलता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो आप जानते ही हैं कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण में बनते हैं दोस्तों, इससे कोई लॉजिक नहीं है। बस शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो वृषण में बनते हैं, अंडकोश में नहीं बनते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि में भी नहीं बनते, अब वीर्य पुटिकाओं में भी नहीं बनते हैं। तो शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वृषण में बनते हैं। याद रखिए दोस्तों, वृषण में मेरा शुक्राणु बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब पीकर वाहन चलाने के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या भरा है, शराब पीकर वाहन चलाने के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है, जिसके कारण पता चल जाता है कि ये जो यात्री जो है ना, यात्री जो है शराब पिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, कैसे किसका पता लगाती है? क्या करता है, देखिए जो पुलिस जो इस्तेमाल करती है ना, वो क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसका काम क्या होता है कि ये जो जब कोई सांस ले, जो कोई इंसान शराब पिया है ना, और जो उनको मुंह में देता है उसको तुम फूको, तो वो फूकता है, तो उसमें क्या होता है, अगर वो अल्कोहल पिया है तो अल्कोहल जब फूकने से अल्कोहल भी उसके अंदर चला जाता है, और अल्कोहल जब उसके अंदर जाता है तो क्या होता है, वो अपने रंग बदल देता है। कौन रंग बदल देता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये अपना रंग बदल देता है, जिसकी वजह से ये पहचान हो जाता है कि इसने शराब पी रखी है। ठीक है, मतलब क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये अल्कोहल के संपर्क में आते ही अपना रंग बदल देता है, जिसकी वजह से ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने शराब पी है। ठीक है, तो पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करती है, और ये जो अल्कोहल के संपर्क में आते ही अपना रंग बदल देता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? कौन सा सांप जहरीला नहीं है? चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पहले सांप की 500 प्रजातियां पाई जाती हैं, 500 किस्म के सांप पाए जाते हैं, जिसमें से 10 किस्म के ही सांप जो है जहरीले होते हैं। सिर्फ 10 किस्म के सांप ही जहरीले होते हैं, जिसमें से सिर्फ 4 प्रकार के सांप भारत में पाए जाते हैं, बाकी विदेशों में पाए जाते हैं। मतलब भारत में सिर्फ 4 प्रकार के सांप ऐसे जो जहरीले हैं, बाकी बात जहरीले नहीं है। और एक बात बता दूं कि जिसको सांप काटता है लगभग 80% सांप काटने से दिल का दौरा से मर जाते हैं दोस्तों। ठीक है, दिल का दौरा पड़ने से मर जाते हैं 80%, और 20% लोग ही सिर्फ सांप काटने से मरते हैं। माने 20% ही लोग सांप काटने से मरते हैं, बाकी बात हदस से मर जाते हैं। अच्छा, अब 500 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जिसमें 10 प्रकार की किस्म जो है जहरीले हैं, जिसमें भारत में सिर्फ 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं जहरीले। अच्छा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, कौन सा सांप जहरीला नहीं है? देख, कोबरा तो जहरीला है, वाइपर भी है। यहाँ पर देख अजगर जहरीला नहीं होता दोस्तों। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। उम्मीद कर आप लोग समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं दोस्तों, मेरा निम्नलिखित में से कौन ठोस है? ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बोले इनमें से कौन सा ठोस है? तो मैं आपको बता दूं, देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर स्टेटिन। ठीक है दोस्तों, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन, इसमें क्या जो भी देगा तो हेलोजन ही देगा। और आपको मालूम है कि जो ब्रोमीन है एक अधातु है, और ये किसमें द्रव रूप में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और फ्लोरीन जो है ना एक गैस है, क्योंकि जब, और उसके बाद क्लोरीन भी गैस है, और आयोडीन क्या ठोस है, और स्टेटिन भी क्या है, ठोस है दोस्तों। अब देखिए, फ्लोरीन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है। अच्छा, उसके बाद ब्रोमीन क्या एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, एक अधातु है, और आयोडीन क्या ठोस है, इसलिए आंसर क्या होगा? आयोडीन, ऑप्शन डी। उम्मीद कर रहे हो दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। क्वेश्चन क्या है कि पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है, ये क्वेश्चन है। उत्तल लेंस के भांति, अवतल लेंस के भांति, उत्तल दर्पण के भांति या अवतल दर्पण के भांति व्यवहार करता है। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन है दोस्तों, गलती नहीं होना चाहिए। क्या है ना कि पहले तो पानी में हवा का बुलबुला,
ठीक है, पानी में हवा का बुलबुला, इसमें 2 क्वेश्चन है। पानी में हवा का बुलबुला कैसा दिखता है? जब दिखता बोलेगा ना दोस्तों, दिखता है तो कैसा दिखता है? हवा का बुलबुला कैसा होता है? गोल होता है। गोल होता है मतलब कि उत्तल लेंस के जैसा दिखता है। ठीक है, जब भी बोलेगा हवा में पानी में हवा का बुलबुला कैसा दिखता है, तो उत्तल लेंस के जैसा दिखता है, क्योंकि वो गोल होता है, गोल दिखता है हमको। लेकिन व्यवहार कैसा करता है तो आपको मालूम है, जो जैसा दिखता है वैसा व्यवहार नहीं करता है। तो व्यवहार जब पूछेगा ना, तो व्यवहार करता है अवतल लेंस के भांति। अवतल लेंस के भांति काम करता है, आपको पता ही है ना। तो अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है और दिखता कैसा? तो उत्तल लेंस के जैसा। याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है अवतल लेंस के भांति। अगर बोलेगा पानी में हवा का बुलबुला कैसा दिखता है, तो उत्तल लेंस के जैसा दिखता है। ठीक है, क्लियर हो गई ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑक्सीजन गैस के 0.5 मोल का आयतन क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए 0.5 मोल, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कोई भी मोल बोले ना, ऑक्सीजन का 1 मोल बराबर क्या होता है दोस्तों? 22.4 लीटर होता है। याद रख लीजिएगा, 1 मोल बराबर कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। कोई भी मोल बोले, ऑक्सीजन का 1 मोल बराबर 22.4, नाइट्रोजन का 1 मोल बराबर 22.4, है ना। हाइड्रोजन का 1 मोल बराबर 22.4, किसी का भी 1 मोल बराबर 22.4 होता है। याद रख लीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या है, अब मेरा बात को समझिएगा। 22.4 तो होता ही है। अब 0.5 का मतलब कितना होता है? आधा मोल। 0.5 का मतलब होता है, 0.5 का मतलब दशमलव हटा नीचे 10, देखिए 5 दूनी के 10, 1/2, 1/2 कहने का मतलब आधा। मतलब 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है, तो आधा मोल बराबर कितना होगा दोस्तों? 1.2 कितना हो जाएगा? 11.4 लीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, कोई भी मोल बोले उसका 1 मोल बराबर कितना होता है? 22.4 लीटर। और आधा मोल पूछा तो क्या करेंगे? इसका आधा कर देंगे। आधा कर देंगे कितना जाएगा? 11.2 लीटर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नाइट्रोजन गैस के 6 मोल का आयतन क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों। तो देखिए 6 मोल का आयतन पूछा, तभी मैंने आपको बताया कि 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है दोस्तों। 22.4 लीटर होता है। अब कितना मोल पूछा? 6 मोल का पूछा, तो हम लोग 6 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 मोल अगर 22.4 लीटर होता है तो 6 मोल बराबर कितना हो? गुना कर देंगे। 24 के 4 हाथ में 2, 6 में 12 13, 14 के 4 हाथ में 1, 6 में 12 1 13, मैंने कितने? 134.4 लीटर आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।